हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो ये जो वीडियो है ये इस चैनल की फर्स्ट वीडियो है। तो मैंने सोचा कि बिल्कुल हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि अगर आप में से कोई भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उस तैयारी को स्टार्ट कैसे करें, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरू करें तो आप कोई भी वीडियो लेक्चर देखना शुरू कर देंगे और तैयारी शुरू हो गई, या कोई भी किताब उठा के तैयारी शुरू कर देंगे। एक बेसिक प्लान ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, तो आप इस वीडियो को देखिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें आप अप्लाई करके देखना, लिख लेना, ठीक है भाई। तो कोई भी वीडियो देखते हैं स्ट्रेटजी वाली, प्लान वाली, तो उस पर थोड़ा विचार करना है यार, ये चीज को हम कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। बाकी आज ही जो है हम परसेंटेज के जितने भी टाइप्स हैं वो 4 से 5 मिनट में आपको एक बार बता दूंगा मैं कि भाई ये 4-5 टाइप्स हैं। वो नेक्स्ट वीडियो रहेगी, आज ही मिल जाएगी आपको कि भाई, और कल से जो है हम क्लासेस को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो सारे टाइप्स कौन से हैं वो भी जानना जरूरी है। तो एकदम प्लान बाय प्लान हम आगे आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक। तो सबसे पहला जो स्टेप है मैं मानता हूं दैट इज कि हमें अपने एग्जाम को जानना चाहिए। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करो उसे जानिए। अब सर जानेंगे कैसे, आपने कह दिया जानो। तो जानने का सबसे मतलब बेसिक बात यह है कि आप उसका नोटिफिकेशन देखिए। एक बार कमेंट करके बताना जो भी पॉइंट्स है कि क्या आज तक आपने किसी भी एग्जाम, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करो, उसका आपने नोटिफिकेशन पढ़ा क्या। पूरा नोटिफिकेशन अगर नहीं भी पढ़ रहे हो तो भाई किस तरीके का एग्जाम है, कितने शिफ्ट्स में एग्जाम होता है, कितने टीयर्स में एग्जाम होता है, साथ ही साथ सिलेबस क्या है इसका, वो सिलेबस आप नोटिफिकेशन से देखो। कौन क्या बोल रहा है उसे छोड़ो, बट एक बार खुद नोटिफिकेशन में सर्च करके देखिए कि सिलेबस क्या है। बेसिकली सिलेबस को पहले जानना है। नेक्स्ट स्टेप, ट्राई पीवाईपी। पीवाईपी मतलब प्रीवियस ईयर पेपर, जो भी इस साल, पिछले साल जब भी ये लास्ट एग्जाम हुआ था, एक बार पेपर उठाओ और उसको एक बार आप ट्राई करो। अब सर हमने तो अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी, आप कह रहे हो पेपर ट्राई कर जाओ प्रीवियस ईयर, तो वो कैसे। देखो आपने भले तैयारी नहीं करी, बट जिस भी आप एग्जाम को दे रहे हो उसमें इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी जो भी कुछ आता है वो जहां तक है लगभग 10th लेवल तक का ही आता है ना। चाहे स्टेट एग्जाम की किसी हम बात कर लें, एसएससी के किसी एग्जाम की बात कर लें, है ना, तो उसमें लगभग 10वीं तक का मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी अपना इसमें रहता है जनरल अवेयरनेस में, तो जितना भी कुछ है वो लगभग 10वीं लेवल तक का ही है। तो भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई हमने वो 10वीं तक कुछ फिर अपना कोई अलग साइड थी, 11th में जाके हमारी साइंस साइड, कॉमर्स और आर्ट्स हो जाती, बट 10th तक सब कुछ है, वहीं तक का हमारा सिलेबस है। तो हमारा प्रेजेंट लेवल क्या है, हमारा पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी फिर भी हमारी प्रेजेंट लेवल क्या है उसको देखें। कई स्टूडेंट्स जो है पेपर प्रीवियस ईयर कभी लगा के ही नहीं जाते हैं, तो ये तो सबसे बड़ी मूर्खता है। आज ही आपको देखना, जब भी जिस एग्जाम की तैयारी देख कर रहे हो, आप पहले ये देखो कि आपका प्रेजेंट लेवल कितना है, लगभग कितने परसेंट नंबर आपके आ रहे हैं। बाद में ही तो हम सोचें कि हाँ भाई कितने इंप्रूवमेंट की आवश्यकता हो। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर एक पेपर को आप ट्राई करिए। आगे प्रीवियस ईयर आपको कट ऑफ देखनी चाहिए कि भाई 2022 वाले एग्जाम की कट ऑफ कितनी गई थी, 23 वाले की कितनी गई थी, 21 की कितनी, एंड सो ऑन। क्यों, उससे क्या फायदा है, देखो उससे ना आपको लगभग एक अंदाजा रहेगा कि हाँ यार ये हमारा टारगेट रहेगा। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बोलूंगा कि कभी भी आपको टारगेट का प्रेशर नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, एग्जाम्पल के बतौर समझिए, मैं 100 नंबर का पेपर मान रहा हूं और मान लो पिछले साल उसकी कट ऑफ गई थी 70। तो आप सभी जानते होंगे कि 70 कट ऑफ का ये मतलब नहीं है कि अगर मैं अभी पेपर देने बैठ रहा हूं प्रीवियस ईयर का तो मुझे 100 में से 70 लाने। ये 70 कौन सा स्कोर होता है बताओ, तो होता है नॉर्मलाइज्ड स्कोर। यानी हो सकता है कि उस एग्जाम में, उस पेपर में, उस शिफ्ट में किसी बच्चे के 60 नंबर आए थे, बाद में उसका स्कोर बढ़ के 70 हो गया। यही कारण है मैं आपको कह रहा हूं कि टारगेट मतलब कि रफली एक एस्टिमेट है कि भाई मुझे यहां तक लगभग नंबर लाने। मान लो लगभग मेरा टारगेट 70 है, यानी कि +-5 चल रहा है, +5 चल रहा है तो बढ़िया है ही, लेकिन 4-5 नंबर कम भी आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। टारगेट हमारा वो हम 6-7-8 महीने तक हमें वहां पहुंचना है, बट प्रेजेंट लेवल अभी देखना कि यार चलो मेरे अभी 40 नंबर आ रहे हैं, टारगेट मेरा लगभग 70 के आसपास लगभग करना है, तो आई हैव टू इंप्रूव दिस मच, कम से कम ये तो मुझे पता हो। हमें अपना लेवल ही नहीं पता और अब बस हम लग गए ऐसी, तो कहाँ इंप्रूवमेंट करना है, क्या सिलेबस है, कितने नंबर का लगभग टारगेट है, वो सारा यहां से समझ में आया। अरे ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप है रिसोर्सेज को डिसाइड करना। रिसोर्सेज को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि यार कौन कौन सी बुक्स को मैं रेफर करने वाला हूं और किन किन एजुकेटर से मैं पढ़ूंगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो कैसे डिसाइड करें, सबसे पहली, सबसे मस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या,
कि आपको अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना है। जो भी स्टूडेंट सिलेक्टेड है आप उनसे बात करिए तो वो कहेंगे कि हाँ हो सकता है जब तैयारी हमने शुरू करी थी तब हमने ज्यादा रिसोर्सेज रखे, बट फाइनली मैं ये मानता हूं कि यार ये बुक्स अच्छी हैं, ये एजुकेटर्स आप रेफर कर सकते हैं। याद रखना, कोई भी बुक बेकार नहीं है, कोई भी एजुकेटर बेकार नहीं है। सब यही बोलेंगे आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, बट कौन सा एजुकेटर कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी है ये आप खुद डिसाइड करें। मैं आपको ये भी बताता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको किसी स्टूडेंट ने बोला एक्स टीचर से पढ़िए, किसी ने कहा वाई, किसी ने कहा जेड। अब आप कैसे डिसाइड करें कि कौन से टीचर से आपको पढ़ना चाहिए? तो वो सब टीचर देखो एस, मैंने क्या कहा, आप भी ये जानते हो कि जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें जो लेवल है वो 10वीं तक का है, तो इसमें यार एज सच कुछ रॉकेट साइंस तो पढ़ानी नहीं है। द थिंग इज कि आपको किससे पढ़ने में समझ में आ रहा है कि ये सब सेम ही बता रहे हैं, कोई ज्यादा ट्रिक्स आपके एग्जाम में अप्लाई नहीं हुई, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। आप देखो टॉपर्स जो बने वो सेल्फ स्टडी से ही बन गए। मेन ये है कि आपको यहाँ पर दिशा नहीं भटकनी है, दिशा भटक गए तो गए। मेन है सही दिशा में आप खुद से भी सिलेक्ट हो सकते हो और किसी से पढ़कर भी, आप कुछ भी करिए, बट द इंपॉर्टेंट इज डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही दिशा में मेहनत करी जाए। ऐसे ही कुछ भी पढ़ रहे हैं, ये आ सकता है वो आ सकता है, अरे क्या आया है? इसलिए तो मैंने कहा प्रीवियस ईयर हम रेफर करेंगे। अच्छा सर कौन से टीचर से पढ़े, ये तो आपने बताया नहीं, आधे में रह गए, बताएंगे पूरी बात। देखो यार एक्स वाई जेड मान लीजिए 3 टीचर है, आपको लगा इन तीनों में से मुझे डिसाइड करना है। पहली गलती कि हम तीनों का कोर्स परचेज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि कोर्स तो आजकल सस्ते हैं, अरे 1000 रुपए में मिल जा रहा है, तो 3000 में एक सब्जेक्ट हो गया पूरा। बट यही गलती है, आपको रिसोर्सेज को क्या रखना है, मैंने आपको कहा लिमिटेड। आपने जहां 10 चीजें पकड़ ली, चाहे किताबें हो चाहे एजुकेटर्स हो, हम सिलेबस को खत्म नहीं कर पाएंगे। पहले एक बुक से एक एजुकेटर से सिलेबस खत्म करना है, फिर कोई आपका वीक पॉइंट लगता है तो आप उसके लिए दूसरी किताब दूसरे एजुकेटर के कोर्स को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे पता चले? आप ऐसा करो, कोई भी एक टॉपिक, चाहे वो परसेंटेज हो, रेशियो या इंग्लिश का कोई टॉपिक हो, वो तीनों एजुकेटर से पढ़ के देख लो, और उसके बाद प्रीवियस ईयर की जो चैप्टर वाइज वाली किताब आती है, जो चैप्टर वाइज वाली किताब आती है, आप उसको उठाइए और उसके बाद जो है उसको लगाइए, तब आपको पता चल जाएगा। और जहां से आपको लग रहा है हाँ यार यहाँ से मुझे बेहतर समझ में आया है ना, किस एजुकेटर के साथ आपकी वाइब्स मैच कर रही हैं, आप उनका कोर्स पेड फ्री जो भी आपको मिलता है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? इस तरीके से तो इंपॉर्टेंट बात यार यहाँ पर सारी की सारी ये है कि हमें अपने रिसोर्सेज को, किताबों को, एजुकेटर्स को लिमिटेड रखना है। ठीक है ना, आगे आ जाइए। तो हम कैसे सर पता करें कि कौन से एजुकेटर या बुक्स रेफर करें? आप इंटरव्यू देखिए टॉपर्स का, ठीक है, 4 5 6 तो एक दिन 2 दिन लगाओ और ये रिसोर्सेज अपने फाइनलाइज करो। उनके इंटरव्यू देख के जो भी आपको कॉमन चीजें निकलती हैं कि हाँ भाई इंग्लिश के लिए हमने फलाने एजुकेटर फलानी बुक को रेफर किया, तो फिर वो आपने जो आपको कॉमन लगा 3-4 जगह वो देख लिया। इसी तरीके से मैथ्स, रीजनिंग, जीके सब चीजों में आप कर सकते हो। ठीक है ना, मेन एक छोटा सा सजेशन ये, मान लो कोई एजुकेटर रीजनिंग पढ़ा रहा है और वहां पे जो बच्चा है रीजनिंग का एजुकेटर जनरली उन्हीं को रेफर कर देते हैं। वो सारी बातें हम कभी और आगे डिस्कस करेंगे। तो उसको ना रेफर करते हुए आप देखो रीजनिंग के सर ने अगर इंटरव्यू लिया है तो उस क्लास में, उस इंटरव्यू में उसने मैथ्स के लिए कौन सी बुक को, कौन से एजुकेटर को रेफर किया, उसको कर सकते। बात समझ रहे हो ना क्यों, कैसे? और कॉमन रिसोर्सेज केवल एक इंटरव्यू नहीं 4-5 देख सकते हैं, 10 देख लो, 1-2 दिन आप इसमें लगाओ। क्योंकि देखो ये ना सबसे इंपॉर्टेंट सी ही चीज है, रिसोर्सेज को इंपॉर्टेंट क्या मैंने कहा, लिमिटेड रखे। ऐसा मत करना कि टॉप 10 जो भी बच्चे रहे उनके इंटरव्यूज आपने देखे और वो 10 की 10 किताबें, 10 की 10 हमने एजुकेटर्स के कोर्सेज ले लिए। मेन बात क्या है, लिमिटेड चीजें रखने से ही सिलेक्शन 100% हो जाएगा। आपने 4-5 किताब ले ली, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक टॉपिक को 5 जगह से पढ़ रहे हैं, टाइम वेस्टेज ज्यादा हो रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। क्लियर है? 1 एजुकेटर 1 बुक इज मोर देन सफिशिएंट। ज्यादा आपको उसमें टेंशन नहीं लेनी है। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अपना स्टेप नंबर 3। ये सारी रिसोर्सेज हमने फाइनलाइज कर लिया, अपना प्रेजेंट लेवल देख लिया, हर चीज कर ली। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसका कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है, दैट इज हार्ड वर्क। परिश्रम करना पड़ेगा। देखो स्मार्ट वर्क तो ठीक है, स्मार्ट वर्क भी अगर आप कर रहे हैं तो हार्ड वर्क आपको करना ही पड़ेगा। आज की डेट में हर एक फील्ड में, हर एक एग्जाम में इतना कंपटीशन है गलाकाट कि हमें बहुत सारी मेहनत करनी है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यार कुछ ऐसा हमें रिसोर्स मिल जाए, कोई ऐसी
बुक मिल जाए जिसमें से सारे सवाल फंस जाए और हमें कम मेहनत करनी पड़े। तो ये बात याद रखना, ये बात आप जानते हैं, नहीं जानते अगर आप सोच रहे कि 2-4 महीने में ही हम सिलेक्शन ले जाएंगे और वो भी 2-4 घंटे रोज पढ़कर, तो वो आपकी गलत फहमी। बहुत बहुत परिश्रम करना पड़ेगा और ये आपको जो आप इंटरव्यूज देखोगे वहां पर आप देख के भले कमेंट करना कि हाँ सर ये चीज हमें जो है कॉमन मिली या नहीं मिली, कि सभी जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन सब में आपको हार्डवर्क भरपूर दिख रहा होगा। ठीक है, आपको हार्डवर्क दिखेगा, सबके बीच में जो कॉमन बात रहेगी कि हाँ भी सबने ढेर सारी मेहनत करी, इसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं, आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब वीआईपी देख लेते हैं। भाई वीआईपी क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्संस है क्या? नहीं, यह है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये सारी बातें तो अब हमने करी। अब और भी कुछ बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, देखिए। सबसे पहला यार आपको दिमाग से निकाल देना चाहिए कि सिलेक्शन के लिए कोई शॉर्टकट रहेगा या किसी भी सवालों, कई बच्चे क्या करते हैं, अब यार हम भी उस फेज से गुजरे हैं, ये गलती मैंने भी अपने टाइम में करी थी। क्या कि मैथ्स की जो मैं पहली किताब लाया था, दैट वाज, हमारे टाइम में एक किताब आती थी हेराल्ड। ठीक है, बहुत पतली सी किताब होती थी, उसमें केवल और केवल ट्रिक्स थे। ये शॉर्टकट का मतलब मैं केवल ट्रिक्स से नहीं कह रहा हूं, मतलब सिलेक्शन लेने के लिए कोई शॉर्टकट, मतलब कि बहुत लिमिटेड सा पढ़ के ही सिलेक्शन हो जाए। साथ ही साथ वो जो शॉर्टकट मैथ्स में होते हैं, ठीक है, कि सारे सवाल हम शॉर्टकट से ही कर जाएंगे। तो शॉर्टकट्स पूरे मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो 4, 5, 7 शॉर्टकट्स टाइप हम याद कर लेंगे। मान लो 7-8 कर लिए, 10 कर लिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि 10 हमने फॉर्मूले ट्रिक रट लिए हर एक चैप्टर के लिए। तो शॉर्टकट से जो है एग्जाम में वो शॉर्टकट्स याद नहीं रहते। तो शॉर्टकट के पीछे नहीं जाना है, मेहनत तो करनी है और कंसेप्ट्स के पीछे जाना है। कंसेप्ट से ही वो शॉर्टकट बने हैं, तो कंसेप्ट्स पर अपने को फोकस करना है। ठीक है, जितनी जल्द, तो हम भी वो किताब ले आए और उसके बाद फिर समझ में आया कि यार इतने शॉर्टकट मुझे याद नहीं होंगे, तो चीजों को समझ लें। 10-20 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए, दैट इज मोर बेनिफिशियल देन शॉर्टकट को रटना। नेक्स्ट क्या है यार, कि कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नोटिफिकेशन का वेट करते हैं कि सर जब नोटिफिकेशन आएगा ना तब मैं तैयारी शुरू करूंगा। अगर जिस टाइम पर नोटिफिकेशन आएगा तब 2-3 महीने बचेंगे, तो आप उन बच्चों से कैसे compete कर जाओगे जो पिछले साल उस एग्जाम के मेंस में रह गए थे। तो यानी हमारा टारगेट ये रहना चाहिए कि नोटिफिकेशन आने का हम इंतजार ना करें, नोटिफिकेशन से पहले लगभग हम अपने सिलेबस को क्या कर चुके हों, कंप्लीट कर चुके हों। दैट शुड बी आवर टारगेट। करते हो नहीं करते नोटिफिकेशन का वेट, बताइएगा। आगे, प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। प्रैक्टिस किसकी करेंगे यार? प्रैक्टिस किसकी करनी है? प्रीवियस ईयर पेपर की। अब मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा। 2 बालक हैं, एक बालक है अपना ए, एक है बी। तो ए ने क्या किया, एक एजुकेटर से पढ़ा, फिर उसका जब कोर्स हो गया फिर वो दूसरे एजुकेटर से पूरा कोर्स पढ़ता है, फिर कहता है और तीसरे से पढ़ ले। दूसरे इसने क्या किया, एक एजुकेटर से कोर्स पढ़ लिया, एक किताब पढ़ ली, फिर सेकंड एजुकेटर की बजाय इसने प्रीवियस ईयर पेपर की बहुत सारी प्रैक्टिस करी। तो इंप्रूवमेंट किसका ज्यादा होगा? डेफिनेटली इसका होगा। तो बजाय 10 जगह पढ़ने के एक जगह से ढंग से पढ़ो, विद कंसेप्ट, विद बेसिक, और उसके बाद प्रीवियस ईयर की पेपर की प्रैक्टिस में लग जाओ। फिर आपको लगता है कि नहीं यार मैं इस टाइप के सवाल में बहुत फंस रहा हूं, तब आप भले किसी और एजुकेटर का यूट्यूब पे सर्च करके कहीं से भी उस एक स्पेसिफिक टाइप को देख सकते हो, दैट इज ओके। बट पूरा का पूरा कोर्स मल्टीपल टाइम करना, दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है भाई, फिर वही बात कि प्रीवियस ईयर पेपर यार सबसे इंपॉर्टेंट और इन्हीं की आपको प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि होता क्या है, आप देखेंगे कि जैसा सवाल 5 साल पहले आ रहा था वैसा ही कुछ सवाल अभी भी आ रहा है। क्योंकि अब परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, कोई भी टॉपिक है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीके, नए सवाल कहां से बना दे, नए कंसेप्ट कहां से बना दे, इसलिए आप यहां रेफर करो। इससे एक और इंपॉर्टेंट बात समझिए जो मैं बताना चाह रहा हूं, कि जैसे कई बच्चे कहते हैं सर बुक कौन सी ले लें, मैं RS अग्रवाल ले लूं क्या मैं RD शर्मा, मैथ्स के लिए बात कर रहा हूं। जैसे इंग्लिश में भी कह दें सर मैं रेनन मार्टिन ले लूं क्या, है ना, मैं फलानी कोई और किताब ले लूं क्या। तो किताबें सारी बढ़िया हैं, बट हमारा फोकस क्या होना चाहिए, जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड हो। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसका सिलेबस, देखो SSC के जैसा ही सिलेबस सब एग्जाम का है। SSC में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम होते हैं। तो अगर आपने वो किताब ले ली, तो अगर आप मान लो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस SI, कहीं और के पुलिस SI की, किसी और स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो स्टेट एग्जाम हर साल नहीं निकलते हैं।
है ना, कि भाई आज निकला तो पहले, उससे पहले आपको 3 साल पहले पेपर मिलेगा, तो उसके पेपर से कैसे काम चलेगा? तो उसकी बजाय आप फिर एसएससी के किसी एग्जाम की प्रीवियस ईयर की किताब, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज वाली किताब को रेफर करो, बेनिफिट बिल्कुल होगा, वही सेम सवाल आपको लगभग देखने को मिलेंगे। तो ये किताबें अच्छी हैं, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, लेकिन डायरेक्ट एकदम इसका उतना रेफरेंस हमारे एग्जाम के लिए नहीं है। हमें एसएससी वाली जो चैप्टर वाइज वाली किताब है प्रैक्टिस के लिए, वही यूज करना, ठीक है। सेम रीजनिंग में भी एक आती है शायद, वर्बल नॉन वर्बल, आर एस अग्रवाल, वो भी नहीं, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज वाली किताब। फिर हमें ये जानना चाहिए, आप बताना कि आपने वेटेज देखा है कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है। वेटेज से क्या मतलब है, आइए देखते हैं। आई होप आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा। ये मैं बात कर रहा हूँ एसएससी सीजीएल के लिए, ठीक है। एसएससी सीजीएल में किस टॉपिक का कितने सवाल पूछे गए प्रीवियस 4 सालों में। अब क्या होता है, बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो हो सकता है किसी एक शिफ्ट में मान लो टाइम एंड डिस्टेंस से सवाल आ गया होगा। ये इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ, इतने इतने सवाल इस टॉपिक से देखे गए। तो ये आप बताओ, जो भी आप में से स्टूडेंट हैं जिन्हें तैयारी करते हुए 2-4 महीने भी हो गए, क्या आपने ऐसा हर एक सब्जेक्ट के लिए बनाया क्या? इंग्लिश के लिए, मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, जीके के लिए, कि बेसिकली कहाँ से कितने सवाल आ रहे हैं? यही तो हो गया एक तरीके से अपना ब्लूप्रिंट। क्या इसकी आवश्यकता है? इसकी आवश्यकता ये है, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा ज्योमेट्री का वेटेज अच्छा खासा है, अलजेब्रा का वेटेज अच्छा खासा है, ठीक है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस से हर साल 2-2 सवाल आ ही रहे हैं, मतलब कि जब मैं इस टॉपिक पे आऊंगा तो मैं वहां पर ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है डीआई के हर साल 4 सवाल आ रहे हैं, नहीं मेरे को इस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। कई बच्चे डीआई के टॉपिक को छोड़ के चले जाते हैं कि यार एग्जाम में ही देखेंगे, तो यानी इन चीजों पर हमें काम करना ही करना है। ज्यादा वेटेज है, अब जैसे बोट एंड स्ट्रीम में नहीं आए सवाल, यानी बोट एंड स्ट्रीम को हम बाद में प्रेफरेंस दे सकते हैं कि चलो यार पहले इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लें। 1% छोड़ना वैसे कुछ नहीं है, बट 1% ये छूट गया तो उतना लोड नहीं लेना है। कहां पर कितना प्रैक्टिस करनी है, एक रफ आइडिया आपको इस वेटेज से पता चलेगा। लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्या, है ना, बहुत बढ़िया आपको लगना चाहिए क्या, कि सभी एग्जाम्स का जो लेवल है वो सिमिलर है, सभी एग्जाम्स का। देखो एक गलती एक स्टूडेंट से क्या हो जाती है, जहां पर वो अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्टेज कर जाता है। टाइम वेस्टेज किस चीज में? बार बार एक ही चीज को पढ़ने में, रिपीटिशन में उसका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। जैसे एक बच्चे ने 10वीं कंप्लीट कर ली, 12वीं कंप्लीट कर ली, उसने मान लो एमटीएस के एग्जाम देना शुरू कर दिए, या कोई भी 12वीं लेवल का एग्जाम उसने देना शुरू कर दिया। अब वो क्या करता है, उसके लिए एक अलग बैच लेता। फिर मान लो उसने यूपी पुलिस का, यूपी का उसने बार बार यूपी पुलिस से निकल रहा है, कांस्टेबल का एग्जाम आया तो उसने उसके लिए एक बैच ले लिया, ठीक है, उसके लिए एक बैच ले लिया। फिर उसने कहा यार मेरे को सीजीएल की तैयारी करनी है, फिर उसके लिए अलग बैच ले रहा है। और कभी भी वो जो अपने सिलेबस को एक बार भी बढ़िया तरीके से खत्म नहीं कर पा रहा है, उस लूप में फंस गया बार बार एक ही चीज को पढ़ने की। तो मैं यहाँ से ये बताना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करो, बताओ क्या आपके सिलेबस में परसेंटेज नहीं है, क्या आपके सिलेबस में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है? ये सारे टॉपिक्स हैं, तो क्यों ना एक बार इन टॉपिक्स को इतने अच्छे से हम प्रिपेयर कर लें कि किसी भी एग्जाम में आ जाए तो हमारा हो जाए। ये तो है नहीं, अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस, यूपी पुलिस कांस्टेबल ये लेवल है, सीजीएल में ये वाला लेवल है, ये वाला सवाल यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको बता दूं। जैसे एक बार आप भले वीडियो को पॉज करना, सवाल को पढ़ना। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कि आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो सवाल है ये आप ही के एग्जाम का है, कि ये सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जा सकता है, ऐसा सवाल आपने देखा है अपने एग्जाम के प्रीवियस ईयर में? आप बोले हाँ सर बिल्कुल देखा है। कौन से एग्जाम का सवाल है? एसएससी सीपीओ का सवाल है, ठीक है ना। अब मैंने एसएससी के ही सवाल लिए, मैं आपको वैसे बता दूं। इसी प्रकार से सारे सवाल टाइम एंड वर्क है। ये सवाल देखो पॉज करके, ये कौन से एग्जाम का हो सकता है? अरे यार ये भी हमारे एग्जाम का है। किसका है? ये एमटीएस का है। फिर यार ये किसका हो सकता है? देखो, अरे यार ये भी हमारे एग्जाम का है। किसका है? तो सीएचएसएल का है, ठीक है। पॉज कर करके देखना, पढ़ना चीजों को। जिस गहराई को मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूं, क्या वो बात समझ में आ रही है? कि एक बार तैयारी करो। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, सीजीएल की तैयारी करें, अरे तो हम सर सीएचएसएल के सवाल क्यों करें, सीपीओ के क्यों करें? हम कम करना चाहते हैं कि भाई अगर मैं केवल सीजीएल पे फोकस करूं तो ये वाले सवाल मुझे नहीं करने पड़ेंगे, है ना। तो ऐसा ना करो, सारे ही एग्जाम जो भी एसएससी के हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। यहां तक कि मैंने ये भी बोला, आप अपने किसी भी कांस्टेबल का, किसी भी स्टेट एग्जाम का, एसआई का, किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, यहां तक कि
मैं तो अपनी क्लास में मैंने बीएड के भी सवाल कराए, बीएड का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है सीटेट वाला, ठीक है, तो उसमें भी हमारे यही सवाल है भाई, जब सिलेबस सेम है, असाइनमेंट वर्क है, तो वही सवाल जो सीजीएल में पूछा गया किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये सीजीएल का सवाल था। और भी कुछ है कि आई थिंक यहीं तक है, बस यहीं तक था। आई होप जो पॉइंट मैं समझाना चाहा वो समझ में आ गया होगा। 2x पे आई होप आपने वीडियो नहीं देखी होगी, ये बात मेरे को स्टार्टिंग में वैसे बतानी चाहिए थी कि 2x पे मत देखना, बट हाँ अगर कहीं पर डाउट हो एक बार फिर से देख लेना।